हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और क्लास 5th की रहने वाली है। इससे पहले हम इसके 12 चैप्टर कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 3rd को और क्लास 4th को भी हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 13, जिसका नाम है बसेरा ऊँचाई पर। तो ये कहानी में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये कहानी है एक यात्रा की, जिसमें कि गौरव जानी नाम का व्यक्ति है और ये अपनी बाइक पर घूमने निकला है। तो उसमें जो जगह आएंगी उन सभी चीज़ों के बारे में, जो यात्रा के नए नए प्लेसेस आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेज़ी में लोनर का अर्थ क्या होता है? अकेला रहने वाला। ठीक है, लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। तो ये जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक निकला था बाइक से, तो इसने 1400 किलोमीटर का रास्ता कितने दिन में तय किया है? 3 दिन में। तो मुंबई से लेकर दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद ये पहुँचा कहाँ पर है? ये पहुँचा है फिर ठंडे रेगिस्तान के पास। तो पॉइंट आता है ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुँच ही गए। ठीक है, तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है? लेह में है। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। तो जो ठंडा रेगिस्तान है वो कहाँ है? लेह में है, लद्दाख में। और यहाँ पर क्या है? बहुत ही कम बारिश होती है। और यहाँ पर स्वागत को क्या बोलते हैं? झूले झूले के नाम से बुलाते हैं। स्वागत को क्या कहते हैं? झूले झूले। तो झूले झूले कहाँ पर बोला जाता है? लेह लद्दाख में बोला जाता है। और किसे बोला जाता है? स्वागत करने को। ठीक है, वेलकम करने को झूले झूले बोला जाता है। और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहले मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। तो ये जो ताशी था ये इसे अपने घर ले गया था गौरव को। तो उसके बाद उसने उसका घर देखा। तो उसका घर कैसा था? 2 मंजिला था और पत्थरों को काट कर उसका घर बनाया गया था। और उन पर क्या किया गया था? मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। और अंदर से घर कैसा था? छप्पर जैसा लग रहा था। और हर तरफ उसके घर में क्या पड़ी थी? घास फूस पड़ी थी। और वो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी उससे फर्स्ट मंजिल पर ले गया। और उसने बताया कि वो और उसका परिवार ऊपर की मंजिल में रहते थे। ठीक है, और नीचे की मंजिल पर क्या था? जानवरों के रहने का स्थान था। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक संकेत, कि बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते हैं। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो बच्चों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि जो सभी रेगिस्तान होते हैं वो रेतीले और गर्म नहीं होते हैं। लद्दाख के पहाड़ कैसे होते हैं? वहाँ पर सूखा माहौल होता है और वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। और नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी और छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। तो जब ये सर्दी के दिनों में कहाँ रहते थे इनका परिवार? जानवरों के साथ नीचे वाली मंजिल पर ही रहता था। और छतों को मजबूत करने के लिए क्या बनाए गए थे? पेड़ों के मोटे तने यूज़ किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, कि फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और कहीं मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत पर उपले सूख रहे थे। तो जब ये ताशी इसको अब छत पर ले गया तो वहाँ छत पर क्या था कि अलग अलग चीज़ें सुखाई हुई थी, जैसे कि लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और चावल आदि वगैरह धान सुखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कि ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है और ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों?
ताशी ने क्या बताया था कि वो छत पर चीज़ें सुखाने के लिए रखते हैं, और गर्मियों में तेज़ धूप में फल सब्जी वगैरह सुखा ले जाते हैं और ठंडे दिनों में इनका फिर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ खड़े मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। तो वहाँ पर ठंड से क्या क्या बचाती थी कि मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत वगैरह ही क्या है कि ठंड से बचाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है चांगपा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। तो चांगपा क्या है, घुमंतु लोग हैं, और ये उनकी कितनी संख्या है, 5,000 लोग हैं ये। और ये क्या है कि अपनी भेड़ बकरियों के झुंड से ही सारी चीज़ें पा लेते हैं, जैसे कि दूध, मांस या टेंट जो भी इन्हें ज़रूरत होती है, स्वेटर, कोट वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है कि भेड़ बकरियां ही इनके सबसे बड़ी पूंजी है। तो भेड़ बकरियां क्या होती है, इनकी पूंजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, और ये इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है यहाँ पर। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। तो चांगपा क्या है कि खास तरह की बकरियां पालते हैं, और इनके जो बकरियां हैं उनकी ऊन से क्या बनती है, जो मशहूर पश्मीना ऊन होती है वो उससे बनाई जाती है। और ये जो बकरियां हैं जितने ठंडे वातावरण में रहती है उतनी ही सॉफ्ट ये ऊन मिलती है इनसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। तो ये लोग जो हैं अपना सामान किस पर लाद कर घूमते हैं, घोड़ों पर या याक पर। और ये क्या करते हैं कि 2.5 घंटे में सारा अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। तो ये लोग क्या है कि अपना सामान सारा घोड़े और याक पर लेकर घूमते हैं। 2.5 घंटे में अपना सारा डेरा समेट लेते हैं, और जहाँ भी इन्हें घर बनाना होता है वहाँ पर ये टेंट लगाकर रहते हैं। नेक्स्ट है कि आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं, और ये बहुत मज़बूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ नौडंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी, और टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। तो ये 9 डंडियाँ गाड़ कर उसमें 2 फुट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक संकेत कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, और ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं, और बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोज़ी रोटी के लिए लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चांगपा की भाषा में चांगथांग का क्या मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है।
तो बच्चों से क्या करना चाहिए कि इस तरह के जो अलग अलग शब्द होते हैं उनके बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, और बच्चों से ऑक्सीजन के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए और उनसे डिस्कस भी करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। तो जो पश्मीना शॉल होती है उसमें कितनी गर्माहट होती है? 6 स्वेटर की जितनी उसमें गर्माहट होती है, और ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होती है। ये शॉल कैसी होती है? बहुत ही पतली होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये जो स्पेशल बकरियाँ होती हैं उनसे ये पश्मीना बनाया जाता है, और ये रहती कितने टेम्परेचर में है? -40 डिग्री के टेम्परेचर में ये बकरियाँ रहती हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो जो ये स्पेशल बकरियां होती हैं इन्हें -40 डिग्री के टेम्परेचर में रखा जाता है, जिससे कि उनके जो बाल है वो क्या है, सॉफ्ट हो जाते हैं, और गर्मी के टाइम पर इनके बाल फिर झड़ने लगते हैं, और फिर उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए कितना घंटे का समय लगता है? 250 घंटे का इसमें समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इन्हें टेंट में लेके जाया गया, तो टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते थे। जो इनका टेंट था वो एक रूम के जितना बड़ा था, और इसमें एक होल भी था जिससे कि धुआं निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, शिक्षक संकेत। तो शिक्षक संकेत में क्या बताया गया है कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इसके कारणों, मौसम, ज़रूरत, पैसों और वहाँ मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर भी बातचीत की जाए। बच्चों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए टीचर को कि किस जगह किस तरह के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक संकेत कि तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं। तो टेम्परेचर को किस में लिखा जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है। बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढूंढकर पहचाने कि सर्दी गर्मी में इसका कैसा संबंध है। इसी तरह से कुछ नए शहरों के नाम देखने की उत्सुकता बनेगी, और जहाँ पर का तापमान 0 से कम तक चला जाता है। तो बच्चों को बताना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है, और जो अलग अलग शहरों के टेम्परेचर हैं बच्चों को उनके लिखवाने के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हैं। तो डल झील में घूमने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शिकारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, शिकारों का यूज़ किया जाता है डल झील में घूमने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि क्या आप पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो जो कश्मीरी लोग हैं वो बेकरी से ही लाते हैं, वो घर में रोटी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये पिक्चर भी उसकी दिखाई गई है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम इसमें, श्रीनगर के घर एक नज़र में।
तो श्रीनगर में बाहर से आई एक टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। जो श्रीनगर है उसमें टूरिस्ट किस में रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं। तो हाउस बोट कितने होते हैं, 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में से इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फुट तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं ये वाली हम। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं। और श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पिक्चर दी गई है हमें कि हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई गई है इसमें। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी का पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन घरों की छत कैसी होती है, ढलवा होती है, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं और इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। तो ये जो जालीदार खिड़कियाँ हैं इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाज़ों खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।